हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ओसवाल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था, उसमें हमने अब तक जो ठोसों में संकुलन क्षमताएं हैं वहाँ तक पढ़ा। और कल जो क्लास थी, हमारी जो लास्ट क्लास थी, उसमें ठोसों की संकुलन क्षमता उसको हमने देखा, किस प्रकार ठोस जो होते हैं उसमें संकुलित संरचनाएँ जो बनती है उसमें कितने प्रतिशत संकुलन होता है और कितने प्रतिशत स्थान खाली रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ठोसों में संकुलन की क्षमताओं को पढ़ा। अब जो हमारा आगे का जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी बच्चों, आज की जो क्लास है वो हम देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज की। इसमें जो हम टॉपिक कर रहे हैं ठोस में अपूर्णताएं या ठोस में दोष। तो ठोसों में अपूर्णताएं या हम कह सकते हैं दोष, या हम इसको कह सकते हैं त्रुटियां। ठोसों में अपूर्णताएं या ठोसों में दोष या ठोसों में त्रुटियां। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखना, इसको पढ़ना और समझना। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इसको। तो सबसे पहले हमें देखना होगा ये जो अपूर्णताएं हैं, ये जो त्रुटियां हैं, ये क्यों होती है और ये कैसे उत्पन्न होगी, और इससे ये जो ठोस होते हैं इन ठोसों के गुणों पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब भी कोई शुद्ध ठोस होगा तो उस शुद्ध ठोस के जो भी भौतिक गुण हैं वो इन अपूर्णता के कारण क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी कि जैसे मान लो कोई ठोस पहले तो रंगहीन था, सफ़ेद कलर का था, लेकिन जैसे उसमें कोई अशुद्धि अपने मिलाई या किसी कारण से कोई अपूर्णता ही उसमें उत्पन्न हुई, कोई दोष उत्पन्न हुआ, तो वो ठोस क्या हो गया, रंगहीन से कलर हो गया, रंगीन हो गया। तो उसके भौतिक गुणों में चेंज जो होते हैं वो इन अपूर्णताओं के कारण उत्पन्न होते हैं। और ये अपूर्णताएं कैसे उत्पन्न होगी, या तो हम किसी ठोस को गर्म करते हैं या किसी लाइट को उसमें डालते हैं जिससे उनके इलेक्ट्रॉनों में या उसके परमाणुओं में या उसके आयनों में कोई फेरबदल हो। यानी कि जो ठोस होते हैं उनके जो अवयवी कण हैं, उन अवयवी कणों में हमें क्या देखने को मिलेगा, अनियमितताएं। तो जब कोई ठोस की नियमित संरचना में कोई अनियमितता उत्पन्न होती है, नियमित संरचना में अनियमितता, तो ऐसा जो ठोस होगा वो क्या होगा, अपूर्ण ठोस होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, ठोस में अपूर्णताएं। तो इसे हम परिभाषित करेंगे। ये तो हमें पता ही है कि जो ठोस होते हैं उनमें सारे जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित व्यवस्था क्रम में होते हैं, और अगर उनका व्यवस्था क्रम जो है वो परिवर्तित हो जाए, वो अनियमित हो जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, अपूर्णताएं कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ठोसों में इनके अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था क्रम यदि किसी कारण से अनियमित हो जाए तो इसे ठोसों में अपूर्णताएं कहते हैं। यानी कि ठोस की नियमित संरचना में अनियमितता उत्पन्न होना क्या कहलाता है, ठोसों में अपूर्णताएं, ठोसों में दोष। अब ये जो अपूर्णताएं हैं, ये जो दोष है, ये कितने प्रकार से होगा। तो ये जो मुख्यतया जो दोष है, ये अपूर्णताएं हैं, ये दो प्रकार की होगी। पहला जो प्रकार है वो है बिंदु दोष या बिंदु अपूर्णता, और दूसरा जो प्रकार है रेखीय दोष। तो ये दो प्रकार के दोष इसमें होते हैं।
ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमारे सिलेबस में केवल बिंदु दोष दिया हुआ है। हमारा जो आरबीएससी का सिलेबस है, बोर्ड का जो सिलेबस है, हमारी जो बुक है, उस बुक में इस बिंदु दोष को दिया हुआ है और हम भी आज इस बिंदु दोष के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इसी को ही हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। रेखीय दोष हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस ठोस को हम यहाँ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ मैं आपको इस दोष की परिभाषा बताऊंगा कि रेखीय दोष क्या होता है, लेकिन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, वो कौन सा दोष होगा, वो हमारा बिंदु दोष होगा। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं आगे। बिंदु दोष और रेखीय दोष, तो बिंदु दोष तो हम पढ़ेंगे ही, इसको तो हम डिटेल में पढ़ना है। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं रेखीय दोष क्या होगा। सिर्फ परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है कि रेखीय दोष क्या होगा। रेखीय दोष, तो रेखीय दोष इसमें क्या होता है, इस दोष में एक संपूर्ण पंक्ति में अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, इसे रेखीय दोष कहते हैं। संपूर्ण पंक्ति मतलब जैसे ये अवयवी कणों की एक व्यवस्था क्रम है, ये नियमित है, एक नियमित क्रम मैंने बनाया इसमें। अब संपूर्ण पंक्ति, जैसे ये हमने पंक्ति ले ली, तो ये संपूर्ण पंक्ति ही यहाँ से फिसल कर कहीं दूसरी जगह जा सकती है, यहाँ से फिसल कर वो यहाँ इस पंक्ति के नीचे आ सकती है, यानी कि पूरी की पूरी पंक्ति ही क्या हो जाए, अनियमित हो जाए। तो ऐसा दोष जो होगा वो रेखीय दोष होगा। संपूर्ण पंक्ति ही परिवर्तित हो जाए, इसे रेखीय दोष कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बिंदु दोष। दूसरा है बिंदु दोष। अब बिंदु दोष क्या है, पहले तो इसको समझो कि बिंदु दोष क्या होता है। चलो रेखीय दोष तो हमने मान लिया कि संपूर्ण पंक्ति में परिवर्तन होना चाहिए, और अगर संपूर्ण पंक्ति ही परिवर्तित हो गई तो वो रेखीय दोष है। बिंदु का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट, यानी कि पूरी पंक्ति नहीं लेनी है आपको, एक पॉइंट लेना, यानी एक कण पे लेना। तो एक कण के चारों ओर अगर हमें परिवर्तन दिखाई दे, एक कण के चारों ओर अगर अनियमितता उत्पन्न हो जाए, उसे हम कहते हैं बिंदु दोष। तो संपूर्ण पंक्ति तो वैसे रहेगी जैसी है, तो हमें क्या देखना है वहां, केवल एक एक कण के चारों ओर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर परिवर्तन है तो वो बिंदु दोष है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, यदि किसी परमाणु के चारों ओर परमाणुओं में अनियमितता उत्पन्न हो तो इसे बिंदु दोष कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, बिंदु दोष कहते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए एक हम क्रिस्टल बनाते हैं भाई, ये नियमित क्रम है। अब हम एक परमाणु लेते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं। सपोज करो मैंने ये परमाणु लिया, अब इसके चारों ओर ये परमाणु है। अब इन चारों परमाणुओं में कोई परिवर्तन हो गया, मानो कि ये जो इसके पास वाला परमाणु ये यहाँ से बाहर चला गया, और यहाँ से बाहर जाने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, एक रिक्त स्थान बना, एक रिक्तिका बनी। तो इस परमाणु के पास में ही तो कुछ परिवर्तन हुआ है, इस परमाणु के नजदीक वाला परमाणु तो बाहर गया है। तो इस परमाणु के चारों ओर परिवर्तन को हम क्या कह रहे हैं, बिंदु दोष कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो इस प्रकार हम बिंदु दोष को परिभाषित करेंगे। अब हम देखेंगे कि बिंदु दोष है, यह भी कई प्रकार से उत्पन्न होता है। तो बिंदु दोष के प्रकार, तो बिंदु दोष के देखो प्रकार कितने होंगे, यहां लिख देते हैं हम बिंदु दोष।
ठीक है बच्चों। अब बिंदु दोष 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला दोष तो है रस समीकरण मिति दोष। इसे हम स्टाइकियोमेट्री दोष भी बोलते हैं। स्टाइकियोमेट्री दोष भी बोलते हैं। दूसरा है अशुद्धता दोष। तीसरा है अरस समीकरण मिति दोष। इसे हम कह सकते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री तो ये नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष भी कहलाता है। जो रस समीकरण मिति दोष है या स्टाइकियोमेट्री दोष है, ये भी क्या होगा, 4 प्रकार का होगा। इसमें आपको भी ध्यान देना है भाई। ये फिर कितने प्रकार का होगा, 4 प्रकार का। पहला है रिक्तिका दोष। दूसरा है अंतराकाशी दोष। तीसरा है शॉटकी दोष। और चौथा है हमारा फ्रैंकल दोष। ठीक है। अशुद्धता दोष एक ही प्रकार का रहेगा। अरस समीकरण मिति यह फिर 2 प्रकार का रहेगा। पहला है धातु आधिक्य दोष और दूसरा है धातु न्यून दोष। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हम देखेंगे बिंदु दोष। यहाँ ध्यान रखना, ये जो 2 दोष है रस समीकरण मिति में, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, ये दोष अनआयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। अनआयनिक यौगिकों में। और शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष जो है ये आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। आयनिक यौगिक, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना है। जो बिंदु दोष है हमारा वो कुल कितने प्रकार का रहेगा। तो यहाँ पे हम बिंदु दोष को 3 प्रकार में विभाजित कर रहे हैं और तीनों में जो पहला और दूसरा है उनको हम आगे और विभाजित कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना इन पे। तो हम शुरू करेंगे आज स्टाइकियोमेट्री दोष या रस समीकरण मिति दोष। सबसे पहला दोष ले रहे हैं अपन रस समीकरण मिति दोष। तो रस समीकरण मिति दोष क्या होता है? जैसे 11th क्लास में अगर हमने पढ़ा है, पहला जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर में जैसे हमने देखा था कि जो परमाणु होते हैं यौगिक में किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो परमाणु की संख्या क्या होती है अभिक्रिया के दौरान समान रहती है उत्पाद में और अभिकारक में। तो ये जो परमाणुओं की संख्या होती है, ये जो आयनों की संख्या होती है, तो इन आयनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उसकी रस समीकरण मिति कहते हैं। यानी परमाणुओं की संख्या जो होती है यौगिक के अंदर, उसी को हम क्या कहेंगे, रस समीकरण मिति कहेंगे। अब ये जो रस समीकरण मिति है और इसमें दोष कैसे होगा,
यदि हम किसी भी ठोस में दोष उत्पन्न कर रहे हैं या प्राकृतिक रूप से उसमें कोई दोष उत्पन्न हो गया और उस दोष से उसके परमाणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया, जितने परमाणु शुद्ध अवस्था में थे उतने ही परमाणु दोष के कारण हैं, यानी कि उनके परमाणुओं की संख्या में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो ऐसा दोष रस समीकरण मिति दोष कहलाता है। यदि ठोस के परमाणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो इसे रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? जैसे मान लो एक यौगिक है और ए बी, इसमें ये एक है और ये भी एक है, दोष में उत्पन्न हुआ ए और बी, इसमें भी एक और इसमें भी एक है, यानी इसमें परमाणुओं की संख्या क्या हो रही है? समान हो रही है, यानी कि इनका संगठन क्या है? समान है। दोष से पहले भी इनका संगठन 1:1 था और दोष के बाद भी इसका संगठन 1:1 है। इसका मतलब इनका संगठन समान रह रहा है। ऐसा ही दोष हमें क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। तो रस समीकरण मिति दोष 4 प्रकार के थे। सबसे पहला दोष कौन सा है? रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष, तो रिक्तिका दोष देखो, रिक्तिका मतलब खाली स्थान, कि ऐसा दोष जिसमें किसी कारण से क्रिस्टल में रिक्तिका उत्पन्न होती है। अब रिक्तिका कैसे उत्पन्न होगी? थोड़ा सा आप भी सोचिए कि अब ये जो रिक्तिका ये कैसे उत्पन्न हो सकती है। यानी कि जैसे क्रिस्टल में हमने क्या पढ़ा था? जालक स्थल। जालक स्थल का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कण उपस्थित होते हैं। तो यदि किसी जालक स्थल से कोई कण वहाँ से चला जाए और इस क्रिस्टल से बाहर निकल जाए, तो जालक स्थल से निकलकर वो क्रिस्टल से बाहर चला गया, तो जिस स्थान से वो गया है वो स्थान क्या हो गया? खाली हो गया। तो ऐसे स्थान जहां से कोई कण बाहर चला जाए, जिसके कारण वहां पर क्या बन जाती है? रिक्तिका बन जाती है। इसी दोष को हम क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर अपन देखें, ये हमने एक ठोस का अरेंजमेंट किया, व्यवस्था क्रम किया। सपोज करो वो यहाँ से कण चला गया, यहाँ एक परमाणु था वो यहाँ से बाहर चला गया, बाकी परमाणु वैसे के वैसे हैं, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हुई? रिक्तिका उत्पन्न हो गई। अब इस रिक्तिका उत्पन्न होने से देखो क्या प्रभाव पड़ा। इस ठोस का जो घनत्व है वो क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, या कोई चेंज नहीं आएगा? पहले परमाणुओं की संख्या थी, फिर एक परमाणु हमने कम कर दिया, यानी परमाणु की संख्या घट गई। परमाणुओं की संख्या घट गई तो इसका द्रव्यमान घटा, द्रव्यमान घटा तो इसका घनत्व भी घट जाएगा। यानी परमाणु की संख्या घटने से घनत्व में के मान में भी क्या आएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है बच्चों? तो रिक्तिका दोष को अगर अपन परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? जब कोई परमाणु अपने जालक स्थल को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाए तो इसे रिक्तिका दोष कहते हैं। इससे क्रिस्टल का घनत्व घटता है। क्रिस्टल का घनत्व घटता है, इसी को हम कहते हैं रिक्तिका दोष। ओके, दूसरा दोष अपन बात करें, अंतराकाशी दोष। दूसरे दोष की बात करें, अंतराकाशी दोष। अब ये जो अंतराकाशी दोष है ये क्या कहलाता है? देखो, अंतराकाशी का मतलब होता है परमाणुओं के बीच में बनने वाला जो
रिक्त स्थान है, परमाणुओं के बीच में जो बनने वाला खाली स्थान है, उसी को हम कहते हैं अंतराकाशीय स्थान। यानी कि ये 4 परमाणु हैं, इन 4 परमाणुओं के व्यवस्थित करने के बाद इनके बीच में ये जो रिक्त स्थान बनता है, इसी को हम कहते हैं अंतराकाशीय दोष। एक बात ध्यान रखना, मैंने यहाँ परमाणुओं को दूर दूर बनाया है, लेकिन ये जो परमाणु है ये नज़दीक है, एक दूसरे को टच करते हैं, यानी ये जो परमाणु है वो इस प्रकार है, एक दूसरे को टच करते हुए। अब देखो इनके बीच में ये जो बना है ना खाली स्थान, ये वाला स्थान, इसी स्थान को अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। अब कोई भी परमाणु अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर ना जाए, है तो वो क्रिस्टल के अंदर ही, लेकिन इस स्थान में चला जाए, इस अंतराकाशीय स्थान में चला जाए, इसी को हम कहते हैं अंतराकाशीय दोष। यानी कि यहाँ से वो कण गया तो यहाँ से जाने पर यहाँ क्या बनी, रिक्तिका बनी, और यहाँ से निकल कर वो कहाँ चला गया, यहाँ इनके बीच में अंतराकाशीय स्थान में, तो ये कहलाता है अंतराकाशीय दोष। अब देखो इसमें घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ा, कणों की संख्या उतनी ही है जितनी पहले थी, बस फर्क क्या हुआ कि यहाँ से कण निकलकर यहाँ आ गया, तो इसका घनत्व जो है वो अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जब कोई, तो अंतराकाशीय दोष जब कोई परमाणु अपने जालक स्थल को छोड़कर क्रिस्टल के किसी अंतराकाशीय स्थान पर चला जाए तो इसे अंतराकाशीय दोष कहते हैं। घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, घनत्व वही रहेगा जो पहले इसका था, क्योंकि कणों की संख्या उतनी है जितनी पहले थी, तो इस प्रकार कणों में कोई परिवर्तन नहीं आया, कणों की संख्या वही है, तो इनका घनत्व भी क्या रहेगा, वही रहेगा जो पहले है। तो इस प्रकार हम रस समीकरण मिति में ये जो 2 प्रकार के दोष है, रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष, दोनों ही दोष ध्यान रखना अनआयनिक यौगिकों में पाए जाएंगे। इसी दोषों को, रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष, यदि आयनिक यौगिकों में होते हैं तो उन्हें हम क्या नाम देंगे, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी दोष एक प्रकार का रिक्तिका दोष होगा और फ्रैंकल दोष एक प्रकार का अंतराकाशीय दोष होगा। लेकिन फर्क क्या होगा कि ये जो दोष है वो अनायनिक यौगिकों में है, जबकि वो 2 जो दोष हैं जो आगे हम पढ़ेंगे वो आयनिक यौगिकों में पाए जाएंगे। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे रस समीकरण मिति दोष में रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो अगली क्लास होगी, हम उसमें 2 महत्वपूर्ण जो दोष है, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तब तक आप इनको वीडियो को देखते रहिए, इनमें जो भी नोट्स हैं उनको अच्छे से बनाते रहिए और पढ़ते रहिए।